नमस्कार, JVS टीवी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मधुकर भारद्वाज। आज संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर JVS टीवी उपस्थित हुआ है और विषय है संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विशेषाधिकार शब्द ही यह इंगित करता है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह को, किसी प्राधिकार को कुछ विशेष अधिकार हैं। सामान्यतः हम लोग इस बात को जानते हैं कि विशेषाधिकार का अभिप्राय होता है सभा में वाक स्वतंत्रता। संसद में या विधानसभा में जो बात माननीय सदस्य रखते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, उन पर उन्हें उन्मुक्ति है, छूट है कि वे ऐसी बातों को बोलने के लिए किसी अन्य प्राधिकार से दंडित या जवाब तलब उनके नहीं होंगे। आइए हम चर्चा की शुरुआत करें। और मैं उससे पहले ये स्पष्ट बता दूं कि हमारे पास साथ बैठे हैं स्टूडियो में श्री जयप्रकाश गुप्ता जी। ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, संसदीय और न्यायपालिका से जुड़े हुए विषयों पर, संविधान के विषयों पर इनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। बहुत ही सारगर्भित पुस्तकें उनकी हैं। हम उनके विचार से लाभान्वित होंगे। हमारे दूसरे अतिथि सरोज कंवर जी हैं। यूं तो पेशे से पत्रकार हैं, अमर उजाला में काम किया है इन्होंने और दैनिक भास्कर में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। पत्रकारिता साहित्यिक रुचि के व्यक्ति, इनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह बहुत ही संयोग का विषय है कि आज जो विषय संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस है, इससे संबंध में हमारी विधायिका से जुड़े हुए एक माननीय पूर्व सदस्य जयप्रकाश गुप्ता जी उपलब्ध हैं और प्रेस के प्रतिनिधि न कहें, प्रेस के जानकार, प्रेस के कार्य करने वाले व्यक्ति, पत्रकार सरोज कंवर जी भी उपस्थित हैं। विषय की शुरुआत इस तरीके से की जा सकती है। मैं सम्मानीय जयप्रकाश गुप्ता जी से ये जानना चाहूँगा कि जब संविधान के मौलिक अधिकार में यह विषय उपस्थित है कि सभी व्यक्ति को वाक स्वतंत्रता है, स्पीच और एक्सप्रेशन की छूट है, प्रावधान किए गए हैं, तो विधानसभा में या संसद में विशेषाधिकार, एक विशेष अधिकार देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कृपया इस विषय पर अपना प्रकाश डालें श्री जयप्रकाश गुप्ता जी। मैं धन्यवाद मधुकर जी, बहुत मौजूद प्रश्न आपने किया है। आप ये जो इसका जेनेसिस है, ये आर्टिकल 104 हो, 194 हो, ये सब का जेनेसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही है। और आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल ड्राफ्ट में भी इसके पुट थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस विषय को रखा, इसे को, तो इसके पीछे मकसद केवल ये थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जब कार्यों का निर्वहन कर रहे हों, चाहे हाउस के अंदर, खास करके हाउस के अंदर, अभी तो उसका इंटरप्रिटेशन बहुत हो गया है, जब अपने कार्यों का
निर्वहन कर रहे हैं, वाद विवाद में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये उनका विशेष अधिकार है। और इस विशेष अधिकार का जो है कोई दूसरा एजेंसी या लोग जो सदन के बाहर के हैं वो या संस्था बाहर के उसके ऊपर वो संज्ञान न ले, उसको जो है चोट न पहुंचाए, उसका हनन नहीं कर होने, जिससे ये मकसद इसका था कि खुल कर के जनप्रतिनिधि जो हैं संसद या विधान मंडलों में अपनी बात को रख सकें। बहुत सारी बातें जब आप बोलते हैं, जो 19(1)(g 19(1)(a) का जो ये है बोलने की स्वतंत्रता, अपना जो एक्सप्रेशन है उसकी स्वतंत्रता, तो वो है। उसके रहते हुए भी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके ऊपर दूसरे को है कि वो अगर आप किसी के विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं तो वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। जो कि अगर आप ये संसद या विधानसभा में जब आप बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स के ऊपर ये लगाया जाता है, आरोप लगा, मंत्री के ऊपर आरोप लगाए, ये अभी आप रोज़ देखते हैं, तो ये अगर संसद के बाहर हो तो मानहानि का केस कोई कर सकता है। लेकिन अगर मतलब गैर अगर संसद प्रतिनिधि जो MP नहीं है, MLA नहीं है, जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं है, अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, केस के। लेकिन वही बात अगर वो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जब कर रहे हैं तो उस पर कोई जो है कार्रवाई किसी भी न्यायालय में या किसी दूसरे जो संविधान के द्वारा ताकत दी हुए या जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको ये नहीं कर सकता, संज्ञान नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें जो है बहुत, आप जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट इस संबंध में पढ़ेंगे, बहुत भी बहस हुआ इस पर कि क्यों दिया जाए, तब जाकर के ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये दोनों आर्टिकल्स जो है, ये दोनों आर्टिकल जो है ये ओरिजिनल हैं। ये संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उस समय से ये चले आ रहे हैं, यानी कि कोई बाद में अमेंडमेंट्स है। तो इसके महत्व इसी से आप लगा सकते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में ये बात थी कि आने वाले समय में ये परेशानियां आ सकती हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों को, तो उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, इसी के लिए ये प्रोटेक्शन जो है दिया गया है। जयप्रकाश गुप्ता जी, आपने जो बातें अभी बहुत सफाई गोई से रखी है, मैं समझता हूँ कि इसको एक सैद्धांतिक रूप अगर दिया जाए तो उस विशेष सभा में विशेषाधिकार, सभा का विशेषाधिकार से अभिप्राय यह है कि जनप्रतिनिधि को जनता ने अपने मताधिकार के माध्यम से जो अधिकार दिए हैं उसका निर्बाध गति से वह निष्पादन कर सकें, यह उनको एक अतिरिक्त संबल प्रदान करता है। और यही हमारी विधायिका लोकतंत्र की गरिमा है जो आज तक अक्षुण्ण हम लोगों ने रखा है। सारव साहब, मैं इस संबंध में ये जानना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रेस को भी है, सभा को भी है, और सभा में जब कोई बातें उठती हैं और आसन से ये निर्णय होता है कि यह अनुचित शब्दावली है, इसका उपयोग न किया जाए, तो प्रेस का क्या दायित्व बनता है कि क्या वह यह लिखते हुए कि ऐसा कहा गया है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, या उसको न लिखा जाए। अगर न लिखा जाए तो फिर उनकी अभिव्यक्ति बाधित हो सकती है, पत्रकार यह विषय को उठा सकते हैं। तो इस संबंध में आप अपना विचार रखें कि इसे संतुलन कैसे बनता है। ये थोड़ा विस्तार में जाना होगा मधुकर जी।
पहले ये कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार नहीं माना गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। जब संविधान बना 1950 की बात है, 1951 में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, इसे शामिल किया जाता है 1901, और उसका दूसरा अनुच्छेद है अगला ही 19(2), जो कि वो दायरा बताता है कि इसका दायरा यहाँ तक होगा। गुप्ता जी आप जान रहे होंगे, इसका दायरा यहाँ तक होगा। उसमें कई बातें आई, अनैतिक बातें ना हो, अमर्यादित बातें ना हो, हिंसा भड़काने वाले ना हो, किसी तरह के भेदभाव की बातें ना हो, रंग भेद हो, जाति भेद हो, संप्रदाय भेद हो, भाषा भेद हो। और अब बात आती है कि प्रेस की आज़ादी, ये तो शामिल होगी चीज़ें। फिर बाद में फिर शायद मुझे लगता है कि 60 के दशक में फिर अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें बहुत सारे ये इसमें मेन जो अमेंडमेंट आया वो आपको वो तो 2000 जब जो IT सेक्टर में जब डेवलप हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, उसके बाद तो अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आए, तभी कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसको बंदिशें लगा सके। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब स्पंज हो जाती है कोई बातें और उसे संसद से हटा दिया जाता है कार्रवाई से, हाँ कार्रवाई से हटा लिया जाता है, उसे बिल्कुल भी प्रेस को, मीडिया को शामिल नहीं करना चाहिए, नियमता बिल्कुल नहीं शामिल। और ख़ास करके ऐसी बातों के को जो कि दिक्कतें पैदा करती हूँ, भेदभाव पैदा करती हूँ, किसी तरह की अमर्यादा की गंध आती है उसमें। लेकिन होता क्या सर, दरअसल जो सदन में लोग कहते हैं, नेता, राजनेता, उसके बाद फिर वो बाहर भी जाकर बयान वैसे ही दे देते हैं। दिक्कतें यहाँ हैं सर। तो अब मीडिया क्या करे? सदन से बाहर जाकर हमने वही बयान दे दिया, तो उसे तो मीडिया तो एक्सेप्ट करेगा। बहुत ही व्यवहारिक विषय आपने सरोज रखा है। नहीं तो हम लोग सर फील्ड में रहते हैं, देखते हैं बिल्कुल चीज़ें को। आपने बहुत ही व्यवहारिक बातों को रखा है कि यदि सभा में आसन से तो ये कह दिया जाता है कि इस विषय को, इस शब्दावली को मैं स्पंज करता हूँ, इसको आज की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। जी, कार्रवाई से तो वो निकल जाता है जी। लेकिन जिस कारण से वो स्थिति उत्पन्न होती है सभा के अंदर, उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं माननीय सदस्यगण प्रेस मीडिया में अपने वक्तव्य के माध्यम से। तो ये दुविधा तो होती है, लेकिन इन सभी दुविधाओं के बीच में दोनों की स्वतंत्रता, दोनों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, इसमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। JP गुप्ता साहब, मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि ये विशेषाधिकार सभा को प्राप्त है या सदस्य को प्राप्त है? नहीं, ये आप देखेंगे जो वर्डिंग है ये दोनों सेक्शन का, आर्टिकल का 105 और 194 का, उसमें साफ है कि ये जो है हाउस को है। हाउस मीन्स पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। तो ये चीज़ जब आप देखते हैं तो ये हाउस को, लेकिन हाउस से वो जो हाउस है क्या, हाउस ये सारे मेंबर्स को मिला करके जो बॉडी बनाया गया, ये एक वो जो है उसको हाउस ये में हम लोग ये करते हैं सभा को। और इससे वो जो ये कहते हैं कि प्राप्त हुआ अधिकार, तो विधान जब हाउस को है तो सदस्यों को भी है। इसमें बहुत एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक मंत्री है, अब कोई चीज़ ये तय है कि पहले हाउस चल रहा है तो हाउस में विधानसभा हो चाहे संसद हो, वहाँ रखना है उस बात को या वहाँ घोषणा करना है। लेकिन वो मंत्री महोदय मान लीजिए कि वो बाहर में अब कई दूसरे जगह या प्रेस में पहले से अगर उसकी घोषणा करते हैं तो ये हाउस का अवमान्य है, ये हाउस का अवमान्य है। बिल्कुल। तो ये चीज जो प्रैक्टिकल जो बात है, तो वो तो जो संबंधित मंत्री होते हैं जो ऐसा आचरण करते हैं, या कोई सदस्य ही हो या दूसरे कोई ऑफिसर, जिनको सदन में ये बात रखनी है, पहले सबसे पहले ये सदन में जाना है। अगर उस चीज़ को वो बाहर कहीं अगर डिस्क्लोज करते हैं, बाहर घोषित करते हैं,
तो वो अवमानना सदन का अवमानना कर रहे हैं, हाउस का अवमानना कर रहे हैं, आइदर अंडर आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, जैसा स्थिति रहे। पार्लियामेंट हो तो 105, अगर विधानमंडल है तो 194। तो ये चीज़ जो है हाउस को मिला हुआ है, और हाउस से ये चीज़ विधायक के पास, ये जनप्रतिनिधि के पास, MP के पास जाता। अब इसका दूसरा उदाहरण लीजिए कि अब कोई संसदीय कार्य से अपना जा रहा है, हमारे जुडिशरी में भी है कि हम अगर कोर्ट का काम से कहीं जा रहे हैं और कोई अगर रोकता है तो कंटेम्प्ट होता है। यहाँ पर भी अगर उसी तरीके से कोई अगर संसदीय कार्य में लगा हुआ है, हाउस के बाहर काम कर रहा है, अपने कामों का निर्वहन कर रहा है, और उस समय उसको कोई अगर रोकता है, हनन करता है, उसके काम में बाधा पहुंचाता है या अरेस्ट कर रहा है, या बहुत तो लोग उसको विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हैं हाउस में जाके। तो ये हाउस से है, और हाउस से ये जो मिला हुआ है, कहते क्या कि ट्रांसफर, वो गेन किया उन्होंने हाउस के मेंबर होने के कारण, ये उनको मिला। लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि इसका जो भी ये होगा वो हाउस करेगा, संसद या विधानमंडल करेगा, न कि कोई इंडिविजुअल मेंबर करेंगे। इसका जो इस पर संज्ञान लेने की जो बात है वो हाउस ही लेगा, हाउस को ही इसीलिए विशेषाधिकार है इसमें। एक विषय जो अक्सर देखा जा रहा है, हम लोग विधायी संस्थाओं में काम करते हैं, आपका भी सार्वजनिक जीवन है गुप्ता जी, तो एक होता है कि पदाधिकारियों द्वारा सदस्यों के प्रति सौजन्य बनाए रखना, उन्हें सम्मान देना। तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना क्या विशेषाधिकार का हनन का है क्या? अब इसमें मैं आपको कहता हूँ, प्रोटोकॉल जो कि मान लीजिए किसी ऑफिसर के यहाँ, पदाधिकारी के यहाँ हम गए हैं, संसदीय का अपना जो हमारा कार्य का जिम्मा है, हम जाते हैं जनता का काम कर, और वो प्रोटोकॉल के अनुसार या हमारे उस वो ध्यान नहीं देते हैं, या उस संसद को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो सुनने का की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो पदाधिकारी उनको सुने और नहीं सुनते हैं, तो ये जो है सही ये कहा जा सकता है कि वो उनके प्रिविलेज का हनन कर रहे हैं। ये जो है ये उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, और होता है कि भाई कोई MP आज हमारे हैं, कोई ऑफिसर DC के यहाँ चले गए और DC ने उनको सम्मान नहीं दिया, नहीं किया, उनकी बात को नहीं सुना और सही उनके साथ बर्ताव नहीं किया, तो ये प्रिविलेज का मामला बनता है। सारव साहब, अभी गुप्ता जी ने जो बातें कही, प्रिविलेज तय क्या है, यह तय करना भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत उस विधानसभा के पास ही है, जी, हाउस को है। तो आपको क्या लगता है कि विशेषाधिकार क्या हैं? कोई माननीय सदस्य कहीं जा रहे हैं और उनके साथ किसी पदाधिकारी ने सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, तो क्या प्रिविलेज को कोडिफाई किया जाना जरूरी आज की स्थिति में हो गया है? आपका क्या मत है इस पर? ये बिल्कुल जैसा गुप्ता जी ने कहा कि ये प्रोटोकॉल का तो पालन करना ही चाहिए, और इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो सदन का व्यवहार और सदन से बाहर का व्यवहार। अगर सदन में ऐसा कुछ होता है तो सदन जिम्मेदार है, जहाँ तक मेरी जानकारी, ज़्यादा संविधान विशेषज्ञ हैं गुप्ता जी, वो बताएंगे। और उसके बाहर है तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, एक DC हो चाहे BT हो, उसको तो पालन करना चाहिए सम्मान का। नहीं, एक चीज़ आपने जो कमर जी, मैं जी हाँ, आप इसको कहें। कमर साहब, आपने जो इसको ये किया बहुत ये
दो तरह के व्यवहार होते हैं, जी। एक संसदीय जी, हाँ, व्यवहार जी। और एक असंसदीय, हाँ, गैर वो ठीक- संसदीय हाँ, वो व्यवहार। समझिए जी। तो मामला वही आता है जो संसदीय व्यवहार के अंतर्गत आए। जी। अब वो प्रोटोकॉल या आपका व्यवहार वो कोडिफाई की बात नहीं है। आप तो चूंकि पदाधिकारी, हम लोग भी हाउस में रहे हैं सदन, तो इसका एक जो प्रेसिडेंस है कि जो प्रेसिडेंस चला आ रहा है पहले से, हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं, कि नया प्रेसिडेंस हम खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिक्कत वहां पर आती है कि जब कोई माननीय प्रतिनिधि अपने संसदीय कार्य को छोड़ करके, निर्वहन करने का छोड़ करके असंसदीय कार्य करने जा रहे हैं और उसमें अगर रोक हो रहा है, तो वो तो संसद का विशेषाधिकार का हनन नहीं कहा जा सकता। वो विशेषाधिकार का हनन तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं। तो ये चीज का ये एक मानक जो है, ये पहले से तय है, प्रेसिडेंस बना हुआ है। क्या उसी प्रेसिडेंस हम उसे जो पहले लोग करते आ रहे हैं, और हम भी जानते हैं कि भाई क्या करना है नहीं करना है, कि कौन सा कार्य मेरा संसदीय है और कौन सा कार्य हमारा असंसदीय है, ये सभी को मालूम है। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि सदन के तो विशेष अधिकार अलग हैं और सदन में सदस्य के विशेष अधिकार अलग हैं, लेकिन सदन से बाहर उसके विशेष अधिकार क्या है? नहीं नहीं, सदन के बाहर की बात तो मैं कर रहा हूँ। जी। सदन के अंदर का देखिए विशेषाधिकार, अभी जैसा कि मधुकर जी ने क्लियर किया जी कि या हमारा जो संविधान का ये दोनों अनुच्छेद जो बताता है, जी ये आपका जो है ये सदन को पावर है। जो विशेषाधिकार है वो सदन को प्राप्त है जी। और सदन को चूंकि प्राप्त है तो सदन से इनहेरिट कर रहे हैं उसके सदस्य। जी। तो उसके अंदर जो सदन के अंदर जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, विशेषाधिकार है, उसके भी रूल्स बने हुए हैं कि उस रूल्स के अंदर ही आपको काम करने हैं। बिल्कुल। उससे बाहर नहीं कर सकते आप। अगर उससे बाहर आप कर रहे हैं तो वो आपका संसदीय आचरण नहीं कहलाएगा। आचरण की बात हो जाए तो फिर आचरण भी तो आपका होना चाहिए संसदीय। तो संसदीय आचरण जब कर रहे हो और उस समय कोई उसमें रुकावट आ रही है, कोई आप उसका हनन कर रहा है, कोई उसको रोक रहा है, तो तब ये मामला विशेषाधिकार का बनता है, न कि अन्यथा। एक विषय ये आता है कि यदि विशेषाधिकार क्या है, यह निर्णय करने का अधिकार सभा के पास है, संसद के पास है, तो यह भी इस बात से ध्वनित होता है कि उसे इस विशेषाधिकार हनन के लिए संबंधित पक्ष को दंड देने का भी अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में दंड देने के लिए एक जो हमारी न्यायपालिका है और एक हाउस के पीछे आता है, तो इन दोनों को देखते हुए कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको सरोज जी कोई याद आ रहा है जो पत्रकारिता के संबंध में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ हो? अभी अभी जहन में याद नहीं है। गुप्ता जी बताइए। हाँ गुप्ता जी ऐसा बताएंगे। बहुत सारे केसेस हैं। आपको अभी याद होगा ऐसा मामला आया हाउस के अंदर, तो सदन में ये तय करता है, हाउस तय करने का मतलब हुआ कि सदन के सदस्य उसको मान ले कि हाँ ये विशेषाधिकार का हनन हुआ है। सारे इंक्वायरीज के बाद जैसा कि होता है तब फिर होता है भाई कहाँ है हनन हुआ है, तब सदन ही तय करता है कि इनको क्या सजा दिया जाए, इसकी रिमेडी का, इनको ये जो है इनको सजा क्या दिया जाए। अब उसके ऊपर जो है रिमेडी उनके पास है कि वो क्या न्यायालय का शरण ले सकते हैं, क्या न्यायालय का शरण ले सकते हैं। तो उस मामले में यह है कि उसमें न्यायालय को ये शक्ति नहीं है। वो सदन के अध्यक्ष, सदन को और सदन के अध्यक्ष को ही ये शक्ति प्राप्त है कि उसका डिस्पोजल करे। या ये भी हुआ सर, सस्पेंड किए गए हैं कई
सदस्य हाँ, किए मैं- जाते हैं। कई सदस्य वो दूसरी चीज वो विषय है। दूसरी है। बाहरी जो चीज जो लोग हैं, जैसे कोई पत्रकार बहुत सारा आया, अभी हमको अच्छा, नाम इसकी याद बात नहीं। कर रहे हैं। हाँ, अखबार की बात कर अखबार रहे में हैं। हाँ, तो बहुत से बहुत केसेस सारे हुए हैं। केसेस आए। ब्लीच के साथ हुआ, ब्लीच के साथ आया, करंजिया जी को ये जाना पड़ा। केशव सिंह का मामला काफ़ी प्रसिद्ध है इलाहाबाद का, जहां हाउस ने उन्हें जेल जाने की सज़ा सुनाई और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। तो ये मामला आगे बढ़ा, राष्ट्रपति के पास बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास गया, बेंच बैठी और उसमें निष्कर्षतः यही निकला कि दोनों प्राधिकार को अपने अपनी सीमा में रहते हुए इसका अनुपालन करना चाहिए, ताकि संसदीय व्यवस्था के जो मूलभूत तत्व हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना और एक दूसरे में हस्तक्षेप न करना। ऑर्गेनाइजर की घटना है। एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं। शुरुआत की दौर है, नेहरू के दौर टाइम। ऑर्गेनाइजर वाला ये अभी मामला न्यायालय का जो बात रहा है, न्यायालय के पास जो आर्टिकल 1 to 6 का जो अधिकार है, ये बहुत वास्ट है और वो ओवरराइड करता है आपको पार्लियामेंटेरियन जो प्रोसीजर्स है उसको भी वो कर सकते हैं। मान लीजिए अध्यक्ष को ये कहे तो उसको भी वो देख सकते हैं। तो वो जो आप केशव सिंह का जो आप ये बता रहे हैं, वो न्यायालय ने उसी के अंतर्गत में उसको देखा कि भाई आप ये रिव्यू हम करेंगे कि आपने जो एक्शन लिया है, विधानसभा अध्यक्ष ने जो एक्शन लिया है वो सही है या गलत है, और उसी के दरमियान उन्होंने उनको बेल दिया था। मेरा ये कहना है कि सभा सर्वोपरि है, सदस्यों के अधिकार सर्वोपरि हैं और सभा का विशेषाधिकार लोकतंत्र की गरिमा को और मजबूत करने के लिए हैं और उसे संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य उपकरणों से, अन्य न्यायपालिकाओं और प्रेस के साथ सामंजस्यपूर्वक उसे स्थापित बनाए रखने में ही लोकतंत्र की गरिमा है। आप सभी हमारे स्टूडियो में आए, अपने बहुमूल्य विचार को रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। सभी का आभार। धन्यवाद।